कई हजार साल पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक सुंदर, समृद्ध और सुव्यवस्थित नगर था मिथिलापुर। उसकी सड़कों पर स्वर्ण मंडित रथ चलते थे। हवाओं में चंदन और कमल की महक घुली रहती थी और वहाँ के नागरिक सौम्य, विद्वान तथा राजा भक्त थे, जो उस जमाने में सबसे सुंदर नगरों में से एक था। वहाँ पर एक राजा राज करता था, जिसका नाम चंद्रवर्मा था। राजा काफी खूबसूरत और नौजवान था, रूप में सुंदर, बुद्धि में तेज और स्वभाव से न्यायप्रिय। अभी वह नया नया राजा बना था। मिथिलापुर राज्य राजा के नाना ने उपहार में दे दिया था। वास्तव में तो वह जीवंत नगर के राजा श्रीपति का पुत्र था, मगर बचपन में ही उसके नाना त्रिलोकी चंद ने गोंद ले लिया था और चंद्रवर्मा को युवराज घोषित कर दिया था। चूंकि जब राजा त्रिलोकी चंद नहीं रहे थे, उनकी मृत्यु के बाद चंद्रवर्मा राजा बन गया था। चंद्रवर्मा अपने नाना से बहुत गुण सीखा था। राजकाज चलाने की सही जानकारी सीखा था। प्रजा का ख्याल कैसे रखना है, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, सभी तरह की बातें चंद्रवर्मा ने सीख लिया था। उसमें अब कोई बचपना नहीं थी। वह गद्दी पर बैठते ही प्रजा के लिए कई अच्छे काम कर डाले, तो प्रजा भी राजा से खुश थी कि चंद्रवर्मा प्रजा पालक राजा है। राजा सिर्फ प्रजा पर ही नहीं, नगर के व्यापारियों पर भी विशेष ध्यान देता था, ताकि उसे पता था कि राजदरबार के लिए व्यापारी कितने उपयोगी होते हैं। जिस राज्य में बहुत सारे अमीर व्यापारी रहते हैं, उसी राज्य को अमीर माना जा सकता है। व्यापारी विहीन नगर का राजा तो कंगाल हो सकता है, वह राजा नहीं हो सकता। राजा चंद्रवर्मा की व्यापारियों से भी काफी लगाव था। नगर का युवा सेठ धनराज तो राजा का परम मित्र भी था। धनराज का व्यापार 4-5 नगरों में फैला हुआ था। धनराज ही राजदरबार के लिए राशन, वस्त्र, आभूषण एवं अस्त्र शस्त्र का सप्लायर था। धनराज राजा के लिए अति महत्वपूर्ण था। धनराज का विवाह सोनवाशपुर राज्य में हो गया था, जबकि राजा चंद्रवर्मा अभी कुंवारा था। राजा चंद्रवर्मा के विवाह के लिए कई राजाओं के पास से रिश्ते आ रहे थे, मगर चंद्रवर्मा अभी उसे टाल रहा था। उसका ख्याल था कि उसके माता पिता अभी जिंदा है और किरतभान नगर के राजा है, तो वही उसका विवाह तय कराएं। जबकि राजा द्रौपद तो अपने अन्य पुत्रों में व्यस्त थे। उन्हें अब चंद्रवर्मा की चिंता नहीं थी, क्योंकि चंद्रवर्मा तो खुद ही अब एक राजा था। अब राजा के लिए पिता को चिंता करने की क्या जरूरत थी। फिर भी राजा चंद्रवर्मा पिता पर भरोसा किए हुए थे। इस तरह उसे अपना विवाह टालते हुए 3 साल निकल गए। एक दिन सेठ धनराज ने राजा से कह ही दिया कि मित्र, अब आपको भी विवाह कर लेने चाहिए। राजमहल में एक रानी जरूर होनी चाहिए। पता नहीं आप कैसे बगैर पत्नी के रह लेते हो। मुझे तो पत्नी से दूर रहना एक दिन भी अच्छा नहीं लगता, और अब तो मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। मेरे घर जल्दी ही कोई नया मेहमान आने वाला है। अब आप देख लो कि मेरे घर में पत्नी के लिए एक नौकरानी हमेशा रहती है, मगर वह जिद कर रही है कि मेरे देखभाल के लिए मेरी छोटी बहन को बुलावा लो। उसे दूसरे पर भरोसा ही नहीं रहता। अब मैं अपनी साली को बुलवाने के लिए किससे भेजूं? वह दूसरे के साथ आएगी भी नहीं, और मेरे को फुर्सत ही नहीं है। अब सोचता हूँ कि एक संदेश ससुर जी को भेजवा दूं कि वो साले के साथ ही साली को भेज दें। राजा बोला, हाँ मित्र, यही अच्छा रहेगा। तुम चले गए तो फिर व्यापार का देखभाल कौन करेगा? अब मेरे को देख लो कि कितना बंधा हुआ हूँ। दिन में 4 घंटे प्रजा जनों का फरियाद सुनना, समय मिला तो नगर या गांव का भ्रमण करना और असहायों की मदद करना। शाम में ही 1-2 घंटा वक्त मिल पाता है तो तुम जैसे मित्रों के पास बैठ लेता हूँ। सेठ धनराज राजा के यहाँ से चला गया। उसका राजा के पास आना जाना लगा रहता था। वो जिस दिन किसी कारणवश राजा के पास नहीं आ पाता तो राजा खुद ही धनराज के पास चला जाता। राजा के महल में कोई ऐसा नहीं था कि राजा उससे अपने मन की बात कह सके।
उससे खुलकर बातें कर सके। अगर राजा नौकर चाकर दास दासियों से मित्रता करे तो फिर उसका महत्व क्या रह जाएगा। कल को कोई उसका आदेश ही नहीं मानेगा। तो राजा पद की गरिमा के लिए राजा को अपने महल में एकांकी जीवन बिताना पड़ रहा था। अब महल में रानी तो थी नहीं कि उससे कुछ बातें कर लिया करे। राजा को भी लगने लगा था कि अब मुझे विवाह कर ही लेने चाहिए। मेरे पिता को क्या पड़ी है कि मेरा विवाह करें। मेरे विवाह से उन्हें क्या लाभ होने वाला है। वैसे भी मैं दूसरे राज्य का राजा हूँ। राजा सोचा कि मैं अपने विवाह के लिए किससे कहूँ। अपने मित्र से ही कहे देता हूँ कि वह मेरे विवाह के विषय में सोचे। उसका कई राजाओं के दरबार में आना जाना होता है। उसी में से किसी राजा से उनकी राजकुमारी से मेरे विवाह की बात चला देगा। इस तरह इस बात को ख्याल में लाए हुए कोई एक पखवाड़ा बीत गया। धनराज एक दिन भी महल में नहीं आया तो राजा को चिंता हुई कि जो रोज एक बार किसी भी तरह मौका निकालकर मेरे से मिल लिया करता था, अब क्या हो गया कि एक पखवाड़े से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं किसी परेशानी में तो नहीं है। राजा को ख्याल आया कि उसकी पत्नी को प्रसव होने वाला था। शायद उसके घर पुत्र आ गया है। इस खुशी में मुझे भूल गया है या किसी परेशानी में तो नहीं है। खुद चलकर देख लेता हूँ। राजा शाम के वक्त सेठ धनराज के घर चला गया तो वहाँ बैठका में सेठ नहीं मिला, मगर एक बहुत खूबसूरत परियों जैसी लड़की जरूर दिखी जो राजा को देखते ही घर के अंदर चली गई। राजा वैसे लड़की सेठ के घर कभी नहीं देखा था। वैसे राजा सेठ की पत्नी को भी नहीं देखा था। उसे स्त्रियों से क्या काम था। राजा ने सेठ से कभी इस पर चर्चा ही नहीं की थी कि कितने भाई बहन हो, घर में कौन कौन है। इन सब बातों से राजा को कोई मतलब भी नहीं था। मगर राजा को आज उस लड़की को देखकर बड़ी आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर लड़की हमारे मित्र के घर में। ऐसी सुंदर तो राजकुमारियां भी नहीं होती। राजा सोचा कि ये लड़की कौन हो सकती है। शायद मेरे मित्र की साली तो नहीं है जिसे वह बुलाने की बात कर रहा था। फिर उसे ख्याल आया कि मित्र की बहन भी तो हो सकती है। मेरे को मित्र के परिवार के विषय में कोई जानकारी भी नहीं है तो कैसे कह सकता हूँ कि कौन है। राजा एक सेठ के नौकर से बोला कि अरे तुम यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहे हो, धनराज को खबर करो कि राजा आए हुए हैं। नौकर अब राजा के सामने कैसे कह देता कि सेठ जी अभी बाहर गए हुए हैं, राजा बुरा मान जाएगा। नौकर घर के अंदर गया और सेठानी से बोला कि बाहर राज दरबार से कोई आया हुआ है, मैं उनसे क्या कह दूं। सेठानी बोली, राज दरबार से तो कोई आता नहीं, स्वयं राजा ही आते हैं। कहीं राजा तो नहीं आए हुए हैं। अभी तो सेठ जी खुद राजा से मिलने दरबार गए हुए हैं, तो राजा अकेले कैसे आ सकते हैं। सेठानी अपनी बहन से बोली कि करुणा तुम बाहर आए हुए आदमी से कहो कि आप कुछ देर इंतजार करिए, सेठ जी राजा से मिलने दरबार गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। लड़की पुनः राजा के सामने आई और बोली कि आप इंतजार करो, सेठ जी यहाँ के महाराज से मिलने राज दरबार गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। वैसे आप है कौन? राजा बोला, मैं सेठ जी का एक मित्र हूँ। अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी बाद में आ जाऊंगा। लड़की बोली कि हाँ, आज आपका जाना ही उचित रहेगा, आप फिर कभी आकर सेठ जी से मिल लेना। सेठ जी को आने में विलम्ब भी हो सकता है, वह आने के बाद भी शायद आपको वक्त ना दे पाए, क्योंकि राजा के साथ ही उनका विशेष कार्यक्रम है। अब राजा अपने मुंह से लड़की के सामने कैसे कहें कि मैं ही राजा हूँ। और नौकर ससुरा पहचान रहा है तो वह भी लड़की से नहीं बता रहा है कि यही राजा साहब है। राजा बोला कि ठीक है, मैं चलता हूँ, मगर मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है, आप बुरा ना माने तो पूछ लूं। लड़की बोली, हाँ हाँ पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तब राजा बोला कि आपको मैं कभी यहाँ नहीं देखा, आप कौन हैं, कहाँ से आई है। लड़की बोली कि मैं एक लड़की हूँ, सोनपुरवा नगर से आई हूँ और सेठानी जी की छोटी बहन हूँ।
राजा बोला, आप सेठानी जी की बहन हो, तब तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं राज दरबार से आया हूँ और राजा ने ही मुझे सेठानी जी की बहन की सुरक्षा में भेजा है। लड़की बोली, आप मुझसे मजाक करने लगे हो, जबकि मैं आपसे सत्य बोल रही हूँ। अभी दोनों बातें कर रहे थे कि सेठ धनराज वहाँ आ गया और बोला कि करुणा, ये राजा साहब है, यह कोई राजा का आदमी नहीं है। करुणा बोली, मैं तो समझी थी राजा साहब बूढ़े होंगे, ये तो अभी राजकुमार है और बहुत मजाकिया है। वो जल्दी से अंदर चली गई। धनराज बोला, मित्र, मैं आपसे कोई एक पखवाड़ा तक नहीं मिल सका, मुझे साली को बुलाना पड़ा। इधर हमारे घर एक पुत्र भी आ गया है, उसके आए हुए भी अब एक पखवाड़ा लगने वाला है। मैं ये खुशखबरी भी आपको नहीं दे सका। सेठानी की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ गई थी, तो उसमें मैं उलझा रहा। अब जाकर सब ठीक हुआ है, तो आपके पास भागा भागा गया था। अब आज आपको मेरे घर ही भोजन खाना है। दोपहर से आपके लिए करुणा खाना बनाए जा रही है। अब जाकर तैयार हुआ है, तो मैं आपको लाने चला गया था। राजा बोला कि जब तुम समस्या में थे तो मुझे खबर करनी थी। राज दरबार से राज वैद्य की मदद लेनी थी, परंतु तुमने ऐसा किया ही नहीं। सेठ बोला, मित्र, आप नहीं समझते हो, यहाँ वैद्य की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ दाई की जरूरत थी, जो नगर में कई चर्चित है। उन्हीं में से एक को मैं बुला लाया था। उस जगह पर ना तो मेरा कोई काम था, ना आपका कोई काम था। अब मैं कब से कह रहा हूँ कि विवाह कर लो, सब बातें समझने लगोगे, मगर आपको तो किसी को रानी बनानी ही नहीं। राजा बोला, अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया हूँ, तुम ही मेरे लिए एक रानी की खोज कर दो। सेठ बोला, ठीक है, तो फिर समझो कि जल्दी ही सहनाई बस जाएगी। सेठ राजा को अब भोजन खिलाने लगा। खाना सेठ की साली करुणा ही परोस रही थी। राजा बोला कि मित्र, तुम मेरे लिए ठीक ऐसी ही रानी लाना, जो मेरे को ठीक से खिला सके, अपने हाथ से खाना बना सके, मेरा ध्यान रख सके। धनराज बोला कि अब करुणा जैसी रानी कहाँ से लाऊं? राजकुमारियों को तो खाना बनाना भी नहीं आता, वह भला आपको खाना बनाकर कैसे खिला सकती है? वो आपकी सेवा भी नहीं कर सकती। चिराग लेकर खोजने से भी कोई वैसी रानी नहीं मिलेगी। और फिर राजमहल में इतने दास दासियां है कि रानी को भोजन बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? राजा बोला, नहीं, मुझे करुणा जैसी ही रानी चाहिए। धनराज बोला, मित्र, आप बात को इतना घुमा क्यों रहे हो? साफ साफ कहो कि मुझे करुणा जैसी नहीं, बल्कि करुणा पसंद है, तो मैं करुणा से ही आपका विवाह करा देता हूँ। ये तो अपने मन की बात है। ये बात सुनते ही करुणा शर्मा कर वहाँ से भाग गई। अब सेठ बुलाता रहा कि अरे दोबारा से खाना लाओ। अभी पूरा खाना खिलाई ही नहीं, अब आधा खाना खिलाओगी तो राजा तुमको रानी कैसे बनाएंगे? सेठ के कई बार बोलने के बाद भी जब करुणा नहीं आई, तो राजा बोला कि मित्र, अब ये विवाह मेरे तरफ से पक्का समझो। अब आगे का काम तुम्हारे ऊपर। लड़की मुझे बहुत पसंद है। सेठ बोला, अरे लड़की क्या खाक ठीक है। आधा खाना देकर भाग गई। सेठानी ने तुरंत नौकरानी से मिठाइयाँ भेजवाया। नौकरानी बोली कि महाराज, छोटी सेठानी शर्मा रही हैं, अब वह आपके सामने नहीं आएंगी। अब तो वह सेठ जी को भी खाना नहीं खिलाएगी। सेठ बोला, खिलाना भी नहीं चाहिए, रानी भला मेरे को क्यों खाना खिलाने लगी? सेठ बोला, मित्र, अब करुणा की तरफ से भी सहमति मिल गई है, वह अपने को रानी मान चुकी है, तो देर किस बात की? हम शुभ मुहूर्त देखकर कल ही विवाह करा देते हैं। राजा बोला कि अरे अपने ससुर जी से तो राय ले लीजिए। सेठ बोला कि ऐसे मामले में किसी की राय की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद यहाँ हूँ ही। पहले आप करुणा को रानी बनाओ, बाद में और सब कार्यक्रम चलता रहेगा। सचमुच सेठ ने दूसरे दिन ही करुणा का विवाह राजा से करा दिया। वह रानी बनकर राजा के महल में आ गई। वह राजा के अनुरूप ही थी। वह अपने हाथ से खाना बनाती और राजा को खुद से खाना खिलाती।
राजा भी बहुत खूबसूरत आज्ञाकारी पत्नी पाकर खुश था। वह जैसा सोच रखा था उसे वैसी ही पत्नी मिल गई थी, तो राजा अति प्रसन्न रहता था। तो सेठ भी खुश था कि राजा अब रिश्ते में आ गया था। इस तरह समय गुजरा। रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया। खुशी में राजा प्रजा जनों में खूब उपहार बांटा, तो ब्राह्मण और साधु संतों में भी वस्त्र और भोजन बंटवाया। दरबार में एक पहुँचे हुए महात्मा भी पधारे थे, जिनको बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थी। सेठ धनराज ने राजा को सलाह दिया कि मित्र, आप इन महात्मा से अपने राजकुमार का भविष्य दिखवा लो। ये बहुत ज्ञानी महात्मा है, इनकी कोई भी बात मिथ्या नहीं जाती। इन्होंने ही करुणा को कहा था कि तुम राजमहल की रानी बनोगी, तो बन गई, और अब तो एक राजकुमार की माता है। राजा बोला, ठीक है मित्र, हम राजकुमार का भविष्य दिखावा लेते हैं। महात्मा को राजा ने बड़ी आदर के साथ महल में बुलवाया और उन्हें उचित स्थान दिया। फिर महात्मा से आग्रह किया कि महात्मन, आप मेरे राजकुमार का भविष्य देखने की कृपा करें। रानी राजकुमार को लेकर दरबार में आ गई थी। महात्मा ने राजकुमार का भविष्य देखा और बोले कि राजकुमार बहुत प्रतापी राजा बनेगा। इसका नाम अजय रखना सर्वथा उचित रहेगा। ये बहुत बहादुर भी होगा। मगर इसकी रानी को लेकर आपको आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि इसकी रानी कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि एक बहुत ही निर्धन गरीब की बेटी होगी। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी कि राजा की बहू दरिद्र घर से आए। ये तो कहीं से भी ठीक नहीं होगा। फिर हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। कल को कोई भी प्रजा के बीच से आकर धौंस दिखाने लगेगा, और प्रजा के वित्त से आई गरीब की बेटी प्रजा को ही अपना भाई बंधु मान बैठेगी, उन्हें महल में स्थान देने लगेगी। कल को उसके बच्चे होंगे तो वो राजकुमार बन जाएंगे। फिर राज दरबार की मर्यादा ही खत्म हो जाएगी। राजा महात्मा से बोला कि महात्मा जी, आप कोई यत्न करो कि राजकुमार का विवाह किसी राजकुमारी से ही हो। महात्मा बोले, राजन, ये विधि के विधान में है, इसे बदला नहीं जा सकता, और आपको इसे प्रभु की लीला मानकर स्वीकार करने चाहिए। राजा बोला, ठीक है महात्मन, हम भगवान से बड़े थोड़े हैं, जो होगा देखा जाएगा। महात्मा को राजा ने बहुत से उपहार देकर विदा किया। अब महात्मा के चले जाने के बाद राजा बड़ी चिंता में पड़ गया कि गरीब की बेटी जब हमारे राजकुमार की पत्नी बनेगी तो वह राजकुमारी जैसी सुंदर भी नहीं होगी, हो सकता है बिल्कुल काली ही हो। राजा मन में सोचा कि मैं ऐसा नौबत ही नहीं आने दूंगा, पहले ही राजकुमार का विवाह किसी राजकुमारी से करा दूंगा। ये विचार कर राजा अपने मन को समझाने लगा। इस तरह 3 साल गुजर गया, तो एक दिन रानी के मन में भी ख्याल आया कि हमारे राजकुमार की पत्नी किसी दरिद्र के घर में अब तक तो जन्म ले चुकी होगी, और उसका जीवन बहुत कष्टमय बीत रहा होगा। क्यों न पता लगाकर उस लड़की को राजमहल में मांगा लिया जाए। वह जब राजमहल में पलेगी बढ़ेगी तो फिर वह राजकुमारी बन जाएगी। उसके बाद हमें उस लड़की से राजकुमार का विवाह करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ये विचार कर अपने मन की बात राजा से बताई कि आप उस लड़की का पता लगाइए कि किस घर में जन्म ले चुकी है। राजा बोला कि रानी, आप क्या बात करती हो, भला ये कैसे पता चलेगा कि हमारी होने वाली बहू किसके घर में जन्म ले ली है या फिर जन्म लेने वाली है। रानी बोली कि महाराज, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप प्रयास करो, उस महात्मा से मिलो और अपनी चिंता व्यक्त करो। महात्मा बहुत दयालु होते हैं। राजा को रानी की बात जांच गई। वह सोच लिया कि अब क्या करना है। अरे, जब उस गरीब लड़की का पता चल ही जाएगा तो उसे घर क्या लाना है, उसे तो मैं रास्ते में ही ठिकाने लगा दूंगा, और जब वो रहेगी ही नहीं तो फिर बहू बनेगी कैसे। राजा सुबह में महात्मा से मिलने के लिए जंगल में चला गया। राजा को पता था कि 3 कोस जंगल के अंदर महात्मा जी आश्रम बनाकर रहते हैं, तो राजा महात्मा के पास चला गया और महात्मा को साष्टांग दंडवत कर आश्रम में बैठ गया।
तब महात्मा ने ही राजा से सवाल किया कि वत्स, बड़ी चिंतित लगते हो, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? तब राजा ने बताया कि महाराज, मैं अपनी होने वाली बहू के लिए चिंतित हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारी बहू किसी गरीब घर में पले। मैं उसे गरीब के घर से लेकर अपने महल में आना चाहता हूँ ताकि वो अमीरी में पले बढ़े। मैं उसे हर तरह के राजसी सुख देना चाहता हूँ। आप खुद से सोचो कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी बहू एक दरिद्र के घर में पले बढ़े, गरीबी में जीवन बसर करे। मेरे पास